बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है और आप वीलॉग डॉक्टर अतर महमूद देख रहे हैं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आप मेरे वीलॉग्स और पॉडकास्ट देखते रहते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है ना वो बेसिकली ड्रग रिलेटेड है। हम एक ऐसी ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, स्पेशली दिल के मरीज़ों में जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। उनको यूजली हम डिस्लिपिडेमिक कहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल, हर कोलेस्ट्रॉल की जो इंडिसेस हैं, मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनका हाई होना। लेकिन डिस्लिपिडेमिया का मतलब ये है कि कुछ कोलेस्ट्रॉल हमें हाई चाहिए होते हैं, कुछ लो चाहिए होते हैं। तो वो दोनों को हम हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं कहते, इसलिए डिस्लिपिडेमिया कहते हैं। तो आज जो ड्रग हमने डिस्कस करनी है उसका नाम है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है ना मुख्तलिफ नामों से आती हैं और हम क्योंकि ड्रग किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन क्योंकि मरीज़ों को थोड़ा सा ताकि समझ आ जाए उसके लिए जो यूजुअल स्टैटिन यूज़ होती हैं पाकिस्तान में वो एटोरवास्टैटिन होती है, रोज़ुवास्टैटिन होती है और सिम्वास्टैटिन होती है। पिटावास्टैटिन भी यूज़ होती है। तो जो कॉमनेस्ट नेम है इनके जो एटोरवा है वो लिपिगेट या लिपिटॉर या लोकॉल, और इस तरह जुवा के रोले, प्रोविस्टा, क्रेस्टोर ब्रांडेड जो है उनके एटोरवा के लिपिटॉर है। इसी तरह सिम्वा के जैसे जोकोर है। तो ये यूजुअल दवाइयाँ हैं जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स बनाते हैं। इससे पहले कि हम स्टैटिन को डिस्कस करें, क्योंकि स्टैटिन के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, फिर पूरी दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती रहती हैं, बताते रहते हैं कि स्टैटिन का फ़ायदा नहीं है या कोलेस्ट्रॉल कम करने का फ़ायदा नहीं है, जो कि लोगों को ना बजाय ये कि एजुकेट करे वो उनको मिसगाइड करता है। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को एज ए होल, उसकी मेटाबॉलिज्म को और कोलेस्ट्रॉल जमता कैसे है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, बहुत ही मुश्किल मैकेनिज़्म है समझाना। हम आसान लफ्ज़ों में बात करेंगे और आज जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई यूजुअली कोलेस्ट्रॉल को, जो मेजर कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल है कम करने की, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली करता क्या है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, अंग्रेजी ज़बान का वर्ड है या मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि दिल की या दूसरी शरीयानों में, आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना बेसिकली। तो ओवर द ईयर्स डेवलप कंट्रीज़ में उन्होंने अपना जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके, फ़ैट की कंजम्पशन कम करके, स्मोकिंग रिड्यूस करके इसको कुछ ना कुछ तो चैलेंज दिया है। लेकिन क्योंकि एज बढ़ती जा रही है, फिर डायबिटीज़ है, उसके साथ दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, जो कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में टेक्निकली कोई ख़त्म नहीं हुई, ना कोई डाटा ऐसा है जो कि हमें ये बता सके कि स्मोकिंग पाकिस्तान में या हमारे करीब की स्टेट्स में वो कम हुई है। तो जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस या दिल की या दूसरी शरीयानों का उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और उसकी वजह से 3 मसाइल होते हैं जो बड़े हैं। एक तो सिंपल लोगों को समझ आती है कि जी कोलेस्ट्रॉल जम गया आर्टरी में और उसकी वजह से आर्टरी नैरो हो गई, तंग हो गई किसी भी जगह पे, या तो डिफ्यूजली मुख्तलिफ एक ही आर्टरी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर, या एक ही आर्टरी में लंबे एरिया पर जिसको डिफ्यूज़ कहते हैं, या दूसरी 2 आर्टरियों में या तीनों आर्टरियों में, जो यूजली 3 होती हैं, 4 हो तो 4 में हो। तो ज़्यादातर लोग जो एथेरोस्क्लेरोसिस की बड़ी कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं वो समझते ही हैं कि तंग होने का मतलब है कि एथेरोस्क्लेरोसिस है। बट एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन दूसरी है वो थ्रोम्बस मतलब क्लॉट भी बन सकता है, और यही क्लॉट जो है वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक करता है। और दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, यूजुअली तो को एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है उसके ऊपर थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट बन सकता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं। उनको हमें डिस्कस करना मकसद नहीं है। मकसद डिस्कस करना ये है कि जब आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए तो उस आर्टरी के कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करना है, या यूजुअल कोलेस्ट्रॉल जब आपका बड़ा हुआ, बेसिकली तो लोग लिपिड प्रोफाइल जो कराते हैं वो ये देखने के लिए कराते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कितना हो गया, उसको कम करने के लिए। यूजुअली जो डायरेक्ट हमारा डील है स्टैटिन्स के साथ, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों के साथ, वो यही है कि हम लिपिड प्रोफाइल देखते हैं कि लिपिड प्रोफाइल कितना कम हुआ। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे CT कॉरोनरी है या कॉरोनरी एंजियोग्राफी है, जहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो भी नज़र आ जाता है। और जो ये जो दवाई जिसका हम जिक्र करने जाते हैं वो मेजर उसका जो एक्शन है वो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर ब्लड की के अंदर बह रहा है उसके ऊपर है। जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको वो
इस परसेंटेज से कम नहीं करती, कम जितना वो उस कोलेस्ट्रॉल को जो कि शरेआनों के अंदर होता है या बहरा होता है, बेसिकली जमा हुआ नहीं होता है। जमा हुआ जो होता है उसको बहुत ही लो परसेंटेज है जिसका वो कम करती है। तो अगर हम उन दवाइयों की बात करें जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं या जमने से रोकती हैं या जमे हुए को कम करती हैं, तो वो हम उसको डिवाइड करते हैं बेसिकली टोटल कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, एलडीएल कम करने की दवाइयाँ, एचडीएल ज़्यादा करने की दवाइयाँ, और क्या कहते हैं दूसरी तरह की होती है जो ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं। बेसिकली जो दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं वो ट्राइग्लिसराइड को बहुत कम करती हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड की दवाइयाँ हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल पे या कोलेस्ट्रॉल के ऊपर उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। हमारा मेन फोकस बेसिकली है आज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे, क्योंकि एलडीएल सबसे ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है। यही है वो जो जमता है अंदर शरीयानों में, स्मोकर्स का या डायबिटिक्स का या दूसरे रिस्क फैक्टर जिनके हों, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, मोटापा हो, उसमें तेज़ी से जमता है। तो स्टैटिन्स के अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं, यस, स्टैटिन्स के अलावा कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी और जमे को भी। वो एक तो PCSK9 इनहिबिटर्स हैं, वो इंजेक्शन होते हैं, और एक एज़िटिमिब नाम से दवाई होती है, वो भी दी जा सकती है, और बेम्पेनोइक एसिड इस तरह की दवाई होती है, वो भी दी जा सकती है। लेकिन जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है कोलेस्ट्रॉल का पूरी दुनिया में वो स्टैटिन्स के ऊपर है, स्टैटिन्स दी जाती है। जैसे मैंने स्टैटिन्स के नाम बताए, जब स्टैटिन्स का जिक्र आता है तो हर बंदा अपनी थ्योरी देना शुरू करता है। देखिए, हम जब आपसे कोई मेडिकल बात या साइंटिफिक बात डिस्कस करते हैं तो यूजुअली वो ट्रायल बेस्ड होती है। मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, हमारी जो वीलॉग्स या पॉडकास्ट होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। साइंटिफिक का मतलब है कि गाइडलाइन मेडिएटेड थेरेपी के गाइडलाइंस हैं। अमेरिका ने भी गाइडलाइन बनाई है, यूरोप ने भी बनाई हुई है, कुछ और मुल्कों ने भी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो उसमें से कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए स्टैटिन्स के हवाले से भी गाइडलाइंस हैं कि किस नंबर पे कैसे आपको स्टैटिन से ट्रीट करना है। अब सबसे पहली बात जो स्टैटिन्स के बारे में होती है वो ये होती है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म वो है तो बायोकेमिस्ट्री, उसको समझना मुश्किल है। बहरहाल एक एंजाइम होता है HMGA-CoA रिडक्टेज, उसकी इनहिबिशन कर देती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का बनना कम हो जाता है। जब बनना कम हो जाएगा तो उसका जमना भी कम हो जाएगा। स्टैटिन्स जो होती हैं बेसिकली उनका ये नहीं होता कि आप स्टैटिन का डोज बढ़ाते चले जाएंगे और वो कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा। इसको हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसा नहीं है। कहते ही हैं कि अगर आप स्टैटिन का डोज डबल करें तो ऑलमोस्ट 6% कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो इसकी कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, और वो ऑब्वियसली आपकी जेनेटिक्स पे, आपकी रेस पे, आपके दूसरे रिस्क फैक्टर्स पे, ये सब पे डिपेंड करता है वो कितना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकती है। जब हम किसी को स्टैटिन्स देते हैं तो वो 3 तरह से उसकी डोज होती है। एक होती है हाई इंटेंसिटी, एक होती है मॉडरेट इंटेंसिटी, एक होती है लो इंटेंसिटी। अच्छा, हाई इंटेंसिटी का मतलब है जब आपका क्लिनिशियन ये समझता है कि आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्मोकर भी हैं, ओबेसिटी भी हैं, हाइपरटेंशन भी है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हाई रिस्क हो गया। तो हाई रिस्क के अंदर स्टैटिन्स का डोज जो है ना वो इंटेंसिव रेजिम में दिया जाता है। आसान लफ्ज़ों में जैसे अटोरवास्टैटिन है, उसको 40 से 80 mg तक दिया जाता है वंस डेली डोजिंग में, और जैसे रोज़ुवास्टैटिन है वो 20 to 40 mg हाई इंटेंसिटी में, और ये 50% आपका LDL कम कर देती है, जो कि बेसिक कल्प्रिट है, जो कि आर्टरी को बंद करता है। और अगर मॉडरेट इंटेंसिटी में देंगे तो तकरीबन ये समझिए कि 30 से 49 के दरमियान कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और अगर लो इंटेंसिटी में देंगे जैसे 10 mg 20 mg अटोरवा करें और अगर 5 mg रोज़ुवा करें तो वो तकरीबन 30% तक कम करता है। इसका जो मेजर इफेक्ट है वो बेसिकली LDL कोलेस्ट्रॉल पे है, टोटल कोलेस्ट्रॉल पे है। HDL को सिर्फ ये 1 से 10% बढ़ा सकता है। HDL को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। यूजुअली जो उसके लिए रिकमेंडेशन है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो वैसे भी है कि जाहिर बात है दवाई शुरू करने से आपका लाइफस्टाइल, उसको सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आप 20 ज़्यादा वजन कम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट रिस्ट्रिक्ट करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल की कम चीज़ें जो बढ़ाती हैं वो कम हो। लेकिन पर से HDL जो है सिर्फ 1 से 10% वो बढ़ाता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। और ट्राइग्लिसराइड इसी तरह 10 से 20% कम करता है। तो जिन लोगों को
टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हाई हो और साथ में ट्राइग्लिसराइड भी हाई हो, तो उनको जब आप स्टैटिन देते हैं तो उसमें कई लोग ये समझते हैं कि इससे ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यूजुअली ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए आपको अलग दवाई देनी पड़ती है, और यूजुअली हम जो है ना इकट्ठी इन दोनों दवाइयों को नहीं देते, क्योंकि इसमें खतरा होता है कि इनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बढ़ जाएगा। तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कॉशियसली बहुत चीज़ें देखते हुए इनको दी जाती है। और अगर एक कंपोनेंट ज़्यादा है, से ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो फिर आप जो है सिर्फ ट्राइग्लिसराइड का दे देते हैं और उसको अलग दे देते हैं या ऑल्टरनेट करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है बेसिकली क्लिनिशियन पे और उसकी अपनी जो उसकी एक्सपर्टीज़ पे कि वो कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन को कैसे देता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एलडीएल के हवाले से। क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्राइग्लिसराइड पे तो खास इफेक्ट नहीं है, और एचडीएल पे भी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उस पर भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है। 1 to 10% बहुत ही लो परसेंटेज है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम स्टैटिन्स के ऊपर जाएं, एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम स्टैटिन्स की डोज को जो मैनेज करते हैं उसमें ये देखते हैं कि किस मरीज़ को किस लेवल पे कितनी इंटेंसिटी की ज़रूरत है। जैसे मैंने भी बताया कि आपका क्लिनिशियन डिसाइड करता है। यस, क्लिनिशियन डिसाइड करता है। से एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगर हम रखें कि उसके साथ उसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इंटेंसिव रिजीम दी जाती है और कोशिश की जाती है। यूरोपियन सोसाइटी कहती है कि 55 से कम रखें आप एलडीएल को, अमेरिकन कहते हैं 70 से कम रखें एलडीएल को। और अगर वेरी हाई रिस्क नहीं है, मॉडरेट या हाई रिस्क है, वेरी हाई नहीं है, तो वो फिर उसको कोशिश की जाती है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको 70 से कम रखें, और जो 70 से कम रखें, यस 70 से कम रखें जो यूरोपियन सोसाइटी कहती है। और अगर मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क नहीं है, तो 100 से कम रखें। ठीक है। बहुत ज़्यादा लो करना कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक नहीं होता। तो ये कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कि इसके हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। आप नहीं बल्कि आपका फिजिशियन कि आप उसने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल किस पे रखना है। अगर आपका रिस्क कार्डियोवास्कुलर, दिल का हार्ट अटैक होने का, आपकी फैमिली में रिस्क है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको डायबिटीज़ पुराने अरसे से है, तो फिर आपको वो हाई रजीम भी देगा, वेरी हाई के साथ मैनेज करेगा या हाई के साथ करेगा या मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ आपको ट्रीटमेंट देगा। अच्छा, अब स्टैटिन्स के ऊपर आते हैं कि स्टैटिन्स सबसे बड़ा तो लोगों को ये बात करते हैं कि जी ये टॉलरेट कर सकते हैं। यस, ये टॉलरेबल दवाई है। एक बात याद रखें कि कोई भी दवाई जो है ना, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई भी जेनेटिक मेकअप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि रेस का आंसर इसमें बहुत बड़ा है। और हमारा जो अपना जो ख्याल वो ये है कि जब जो बाहर के लोग इसको हाई इंटेंसिटी में देते हैं, जो हमारे बाहर से पेशेंट आते हैं वो 80 mg अटारा पे होते हैं, अटारास्टैटिन होते हैं, रोजुवास्टैटिन 20 to 40 होते हैं। हमारा पेशेंट यूजुअली इतनी बड़ी डोज टॉलरेट नहीं करता। हमारा पेशेंट जो है यूजुअली 10-20 अटारास्टैटिन पे होता है या 5-10 रोजुवा पे होता है। 20 mg यूजुअली जब उसको खुदा ना खासा कार्डिक इवेंट हो चुका हो तो उस टाइम दी जाती है। लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे आपके फिजिशियन और क्लिनिशियन, तो रोजुवा जो है वो 5 से 10 के दरमियान होगी, और जो ये जो टारवा है ये तकरीबन 10 से 20 तक देते हैं, कम देते हैं। इसी वजह से हम इसके जो बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लिवर या मसल पे वो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि डोज बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो यस, टॉलरेबल दवाई है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें पेशेंट से पूछ लेनी चाहिए। मतलब ये कि पेशेंट को कोई रीनल फंक्शंस की सूरत हाल क्या है, उसके लिवर फंक्शंस कैसे हैं। उसकी वजह ये है कि इनमें से अक्सर दवाइयाँ लिवर के थ्रू मेटाबलाइज होती हैं, तो लिवर फंक्शन ठीक है कि नहीं है, पेशेंट हाइपोथायराइड तो नहीं है, और पेशेंट उसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयों पे तो नहीं है जो कि इंटरेक्ट करती हैं। ड्रग इंटरेक्शन बहुत ही कॉमन चीज़ है किसी भी दवाई पे, और वैसे भी कार्डियोवास्कुलर जो दिल का मरीज़ है वो बहुत सारी दवाइयों पे होता है, और इन दवाइयों के आपस में इंटरेक्शन होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, स्पेशली वो स्टैटिन्स जो कि लिवर के थ्रू मेटाबलाइज होते हैं। एक सिस्टम होता है एंजाइम सिस्टम, P450 सिस्टम, जिसकी वजह से वो दूसरी दवाइयाँ इसका इफेक्ट बढ़ा देती हैं, जिसमें जैसे कॉमनली यूज एरिथ्रोमाइसिन है, कैलेथ्रोमाइसिन है, एमेड्रॉन है, कार्डिक मेडिसिन है। इसके अलावा कुछ जैसे आपको मशहूर है वैसा ग्रेप फ्रूट जूस जो है उसका इंट्रैक्शन है। एंटी फंगल्स हैं
जो कि इसका स्टैटिन का इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो जो क्लिनिशियन आपको देखते हैं वो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाइयाँ और कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट जूस है इसके साथ इंटरेक्ट करता है। इसमें को स्पेशल बात करना है वो ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इंटरेक्ट करते हैं। और हमारे मुल्क में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दुनिया में भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फॉर हाइपरटेंशन फर्स्ट लाइन ड्रग है बहुत जगहों पे। यूजुअली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एस रिसेप्टर या एस इनहिबिटर्स दी जाती हैं। तो ये देख लें अगर मरीज़ जो है वो उन दवाइयों पे है कि नहीं है। अच्छा, अब जो बेसिकली आप टॉलरेबल दवाई है, साइड इफ़ेक्ट उसके उस वक्त शुरू होते हैं जब स्पेशली वो दवाइयाँ जो लिवर के थ्रू मेटाबलाइज होती है, जिसमें एक्टोरवा जो है जो कॉमनेस्ट है वो लिवर के थ्रू मेटाबलाइज होती है, रुजुआ नहीं होती। तो ये बात अब क्लिनिशियन को पता होती है आपके। तो क्या साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है स्टैटिन्स का? अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं स्टैटिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म अगर लिवर के थ्रू है तो यूजुअली 2% ऑफ द पेशेंट का वो लिवर एंजाइम्स थोड़े से बढ़ा देती है। और जब तक ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से 3 गुना ना बढ़े 2 ओकेजन्स पे, 2 दफ़ा चेक हो, तब तक आप इसका डोज रिड्यूस नहीं कर सकते करते अनटिल अनलेस और वजूहत भी, उसको और मसाले भी शुरू हो जाएँ। तो एक तो इनका मेटाबॉलिज्म हो गया कि लिवर के थ्रू, क्योंकि जैसे टॉरवा है वो लिवर मेटाबोलाइज करता है, तो लिवर के एंजाइम्स नहीं रेज होने चाहिए। अगर रेज हो तो जिस जगह जैसे 3 टाइम्स ज़्यादा हो तो उस टाइम से उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा एक इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली मसल पेन है। मसल पेन 10 से 15% को जो स्टैटिन्स के ऊपर होते हैं उनको मसल एक्स एंड पेन्स होते हैं, और बहुत ही रेयरली ये 1% केसेस में ये मतलब ये मसल ब्रेक डाउन कर सकता है। और अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हों मसल पेन के, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो मसल ब्रेक डाउन तो नहीं होता, जिसको हम रेब्डोमाइलिसिस कहते हैं। 1% केसेस में चांस ये है। लेकिन मेरा अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये बहुत ही रेयर है। मैंने तो खैर अभी किसी को नहीं देखा। उसकी वजह ये है कि हमारा डोज ही कम है। बेसिकली हम जो डोज यूज़ करते हैं स्टैटिन्स का वो बहुत ही कम है। 10-20 जैसे मैं बताया टॉरवा हो गई तो 5-10 हो गई रुजुआ। तो इससे यूजुअली हमने नहीं देखा कि मायोसाइटिस किसी का ये रेब्डोमाइलिसिस हो रहा हो। दूसरा एक और बात ये है कि लोग जिनको शुगर ये 1% 1 in 1000 चांस रहता है उनको डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि किसी को कुछ भी नहीं है और डायबिटीज़ डेवलप होगी। यूजुअली जिनकी बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ होती है, जिसको प्री डायबिटिक कहते हैं, उसमें चांस होता है कि ये डायबिटीज़ की तरफ प्रोग्रेस कर जाए। लेकिन इसको जब हम देखते हैं कि फ़ायदा ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है, तो फ़ायदा फिर भी स्टैटिन्स को देने का ज़्यादा है। तो एक तो हो गया मायोसाइटिस या रेब्डोमाइलिसिस, दूसरा हो गया डायबिटीज़ 1 in 1000। तीसरा कुछ लोग कहते हैं कि इससे हेमरेजिक स्ट्रोक की बढ़ जाती है तादाद जो है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसको हम प्रूव नहीं कर सके। इस्केमिक स्ट्रोक्स के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो जब आप किसी को स्टैटिन स्टार्ट करते हैं, यस हेमरेजिक स्ट्रोक किसी को हुआ हो उसको भी आप ना दें स्टैटिन, क्योंकि इसमें अभी ये डिबेटेबल है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं टॉलरेंस की, जब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, जब हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो फिर हम ये देखते हैं कि यार इसमें मसाइल तो हर ड्रग में है। मसाइल तो रोटी चावल खाने में भी है। मसाइल तो कभी आपने देखा है किसी गोश्त वाले की दुकान के बाहर लिखा हो कि जी गोश्त खाने से ये मसला हो, ये शरबत वाले की दुकान के बाहर कि शरबत खाने से ये, शरबत पीने से ये हो रहा है, ये मिठाई वाले की दुकान पर मिठाई होने। ये सिर्फ डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही हैं जो कि सारा लिटरेचर आपको बताती हैं कि इतने इसमें ये साइड इफेक्ट्स होता है, ये इसका इंट्रैक्शन है, ये इसकी वजह से ये बीमारी मरीज़ को हो सकती है। तो लेकिन देखा ये जाता है कि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इसका बहरहाल दिल की बीमारी में लोगों को फ़ायदा है। तो उस परसेंटेज को हम कैसे बताते हैं वो परसेंटेज कैसे प्रूव होती है, वो बहुत लंबे चौड़े ट्रायल्स हुए हैं। इन तमाम ड्रग्स के ऊपर ट्रायल्स हैं, हज़ारों लाखों पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल्स हुए हैं, और ये पता चला है कि अगर LDL को आप 1% 1 मिलीग्राम कम करें तो 1% कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह 10% ऑल कॉज मोर्टेलिटी ये कम हो जाती है, 12% वैस्कुलर मोर्टेलिटी कम हो जाती है, 25% जो मेजर हार्ट अटैक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और रीवैस्कुलराइजेशन ये 24% कम हो जाती है।
और 15% स्ट्रोक कम हो जाते हैं। ये नंबर्स ऐसे नहीं है, ये नंबर्स मुख्तलिफ ट्रायल्स ने प्रूव किए हैं लंबे अरसे तक मरीजों को ये दवाइयाँ दे के कि इनकी वजह से ये जो स्टैटिन्स की वजह से इन तमाम चीज़ों पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ा परसेंटेज है जिसका इसका मतलब ये है कि स्टैटिन्स का फ़ायदा है। अच्छा, स्टैटिन्स शुरू करने से पहले जैसे मैंने बताया, क्योंकि साइड इफेक्ट प्रोफाइल अब जैसे हमने डिस्कस की, हमें कुछ टेस्ट कर लेने चाहिए। जैसे लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग तो आप करेंगे, रीनल फंक्शंस भी देख लें, थायराइड फंक्शंस भी देख सकते हैं अगर मरीज़ को पुरानी कोई हिस्ट्री है उसकी है। और यूजुअली जो एक सेट होता है उसके आप जब एक लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग किया आपने, तो उसके बाद दूसरा सेट आप 1 महीने बाद भी करके देख सकते हैं, 3 महीने बाद भी करके देख सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल आप चाहते हैं कि ये वेरी हाई इंटेंसिटी अगर है 50% कम करना चाहते हैं कि 30 to 49 कम करना चाहते हैं या 30% कम करना चाहते हैं, मुख्तलिफ रिस्क्स के हवाले से आपका क्लिनिशियन डिसाइड करता है। तो वो आप 1 से 3 महीने बाद कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि किसी भी दिल की, जैसे दिल का अटैक होने से पहले, दिल का इंजन डेवलप होने से पहले क्या स्टैटिन्स कोई फ़ायदा करती हैं? यस, स्टैटिन्स जो हैं तकरीबन 14% रिडक्शन करती हैं कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को, और कार्डियोवास्कुलर दूसरी बीमारी, क्रॉनिक जो कार्डियोवास्कुलर बीमारियाँ हैं वो कम करती है। और 25% सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जहाँ पे मरीज़ को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका हो, उसके अंदर वो उसको 25% स्टैटिन के इस्तेमाल से मॉर्टेलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से स्पेशल ग्रुप हैं जिनको स्टैटिन्स को हम जब देते हैं तो उसमें उसकी रजीम का ख्याल रखते हैं। देखिए, कोई भी आदमी 40 से 75 के दरमियान हो और उसको डायबिटीज़ हो तो उसको स्टैटिन शुरू करा दीजिए। उसको आप मॉडरेट रजीम में स्टैटिन शुरू करा सकते हैं अगर उसका कोलेस्ट्रॉल इस मकदार से ज़्यादा है जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है, जिससे इसका रिस्क बढ़ जाता है। और अगर 40 से 75 के दरमियान पेशेंट है जो डायबिटिक है और उसके रिस्क फैक्टर्स के अलावा भी हैं, जैसे पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, पेशेंट को पेशाब में प्रोटीन या एल्बुमिन यूरिया हो रहा है, पेशेंट को कोई उसकी हिस्ट्री है जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं या रेटिनोपैथी कहते हैं, अगर ये सब कुछ हैं तो आप उनको हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देते हैं। अगेन वो आपका क्लिनिशियन डिसाइड करेगा पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिहाज से कि वो किस डोज में देगा और वो किस डोज को हाई इंटेंसिटी रेजीम समझता है। मेरे हिसाब से 40 mg टार्बास्टैटिन या 20 mg रोज़ुवास्टैटिन पाकिस्तान में एक हाई इंटेंसिटी रेजीम समझी जाती है। तो जो लोगों पे ये रेजीम मिल रही हो, इसका मतलब ये है कि वो उनके क्लिनिशियन के मुताबिक हाई रिस्क में है। तो वो आप डोज खुद से कम ना करें अनलेस कुछ साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है या आपका क्लिनिशियन आपको कहता है। ठीक है, और कौन से स्पेशल ग्रुप्स हैं? जैसे एल्डरली हैं। एल्डरली का मतलब है 75 साल से ज़्यादा। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो कोलेस्ट्रॉल का रिस्क है ना, एज़ कम्पेयर टू उसकी थेरेपी, वो कम होता है। तो 75 से ऊपर आप किसी को स्टैटिन दे रहे हैं तो ये देख लें कि उसके क्या रिस्क फैक्टर्स किस किस्म के हैं। पेशेंट डायबिटिक है, स्मोकर है, या फैमिली हिस्ट्री 75 में वैसे ही उसका इतना कोई इफेक्ट नहीं है। बेसिकली तो उसकी एज है, उसके रिस्क, उसके जो साइड इफेक्ट हैं, स्टैटिन टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो वो फिर डॉक्टर खुद डिसाइड करता है क्लिनिशियन के इसको स्टैटिन देनी है कि नहीं देनी, और अगर देनी है तो किस डोज में देनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा होती औरतें यस, नर्सिंग फीमेल्स और प्रेग्नेंट फीमेल को स्टैटिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको आप नहीं दे सकते। स्टैटिन्स का फ़ायदा जो है ना, अगर हम औरतों और मर्दों में देखें तो अगर रिस्क फैक्टर दोनों में है तो दोनों को बराबर फ़ायदा होता है। इसलिए स्टैटिन औरतों में इसलिए नहीं रोकनी चाहिए कि वो औरत है, वो आप उनको बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से कि वो कितनी है उनको आप डोज कम कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, फिर और हिस्ट्रियाँ हैं, स्मोकिंग भी करती हैं फीमेल्स, तो आप उनको प्रॉपर डोज में स्टैटिन दें और उनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल और उनके जो लिपिड प्रोफाइल को फॉलो करें। फिर वो पेशेंट हैं जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं। जिन पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डिजीज़ है उसके अंदर स्टैटिन देने का फ़ायदा है, लेकिन पेशेंट जो ESRD यानी कि एंड स्टेज रिनल डिजीज़ पे है उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बावजूद इसके कि उनको कार्डियोवास्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनको ख़ास फ़ायदा स्टैटिन ने ट्रायल ने प्रूव किया कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनके अंदर मसल इंजरी का या मसल ब्रेक डाउन का मायोसाइटिस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो
एक स्पेशल ग्रुप हो गया डायबिटिक ऑब्वियसली, दूसरा हो गया एल्डरली, तीसरा हो गया वुमेन, चौथा हो गया सीकेडी के पेशेंट, और पांचवा ग्रुप है हार्ट फेलियर ग्रुप। पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हुआ हुआ है, पुराना हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है या कंपनसेटेड इवन है, 20-30% उसका इजेक्शन फ्रैक्शन है जो कि आधे से कम अगर है, तो उसको भी वो ख़ास फ़ायदा स्टैटिन्स का नहीं होता। एक बात याद रखिए कि स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है, लेकिन उसके कुछ और इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे वो इन्फ्लेमेशन कम करती है। CRP एक हमारा इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो मुख्तलिफ डिजीज़ में बढ़ जाता है, कार्डियोवास्कुलर में बढ़ जाता है, उसको भी कम करती है। लेकिन अदरवाइज़ कार्डिक फेलियर को या ग्रॉस कार्डिक फेलियर को जिसका जो एंड हार्ट फेलियर की ड्रग्स पर हो, उसको स्टैटिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं करती। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। इसमें बहुत सारे मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जो मरीज़ हमसे अक्सर करते हैं, और जैसे मरीज़ हमें कहते हैं जी लंबा व्लॉग या लंबा पॉडकास्ट देखें, यही सवाल सारे आप करते हैं ना, यही सवाल आप अपने क्लिनिशियन से करते हैं, यही सवाल आप हमसे करते हैं, तो उसमें अक्सर सवालात के जवाब दे दिए हैं। बॉटम लाइन ये है कि जिन लोगों को हाई रिस्क हो, वेरी हाई रिस्क हो, मॉडरेट रिस्क हो, दिल की बीमारी का इसमें खदशा हो, प्राइमरी प्रिवेंशन, हार्ट अटैक एंजाइना ना हुआ हो लेकिन चांस हो, या जिसको हार्ट अटैक एंजाइना हो चुका हो और ग्रॉस हार्ट फेलियर में नहीं हो, तो उसके लिए स्टैटिन उसकी जो थेरेपी का एसेंशियल कंपोनेंट है अनटिल अनलेस उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल या उसकी वजह से टॉलरेट ना हो रही हो, साइड इफेक्ट की वजह से उसके लिवर एंजाइम रेज हो गए हो, या कोई और वजह हो, या माइसाइटिस खुदा ना खास्ता रेबडोमाइलिसिस हो गया हो खुदा ना खास्ता, उस सूरत में आप स्टैटिन रोक सकते हैं। तो और ये जो थ्योरियाँ आती हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर कि जी कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता, स्टैटिन दवाई है कि सही है कि नहीं है, वो जैसे कोविड के बारे में जी वायरस था कि बैक्टीरिया था, इस पे मत ध्यान दिया करें। ये हम कोई अपने पास से बात नहीं करते, मैं बार बार कहता हूँ ये ट्रायल प्रूवन है। लोग जो है ना अफवाहों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय ये कि जो चीज़ें सीधी सीधी बताई गई हों। तो अपने क्लिनिशियंस पे ट्रस्ट करें। आपका क्लिनिशियन जो कार्डियोलॉजिस्ट जो है या मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है जो आपको ट्रीट कर रहे हैं, उनको गाइडलाइन जो गाइडलाइन मेडिड थेरेपीज़ जो होती हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना आता है, और वो दवाई आपको जो दें और वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बात बड़ा कन्फ्यूजन है, कई दफ़ा मरीज़ मिक्स कर देते हैं स्टैटिन को और खून पतला करने की दवाइयों को। उनसे पूछो जी वो खा रहे हो, कहे जी हाँ जी ये खून पतला करने की दवाई मैं खा रहा हूँ, वो बेसिकली स्टैटिन खा रहे होते हैं और खून पतला करने की दवाई को वो स्टैटिन समझते हैं, स्टैटिन को खून पतला करने की। अपनी दवाइयों के बारे में ऐसा ही ध्यान रखें जैसे आप अपनी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और इनकी दवाई आपकी जो दवाइयाँ हैं अपने कंसल्टेंट से पूछा करें इनका मकसद क्या है। 3 मिनट में कोई मरीज़ किसी मरीज़ को नहीं, डॉक्टर मरीज़ को नहीं देख सकता। जितनी दवाइयाँ लिखी जाती हैं उनके फ़ायदे नुकसानात आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक कॉमन कई लोग ये सोच लेते हैं कि जी इसका नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हमने काबू पाया इन्फेक्शस डिजीज़ के ऊपर पिछली सदियों में, जो इन्फेक्शस डिजीज़ लोग ज़्यादा मरते थे, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है ना टॉप वजह है जिससे लोग मरते हैं, और इन दवाइयों ने उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। हम किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली इन दवाइयों की अफादियत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाती हैं, और आपको जो कंपनी बेहतर लगती है उसको इस्तेमाल करेगा, ऐसे वो आपको क्लिनिशियन भी आपको ही दवाई देगा। ठीक है, फिर समझ आ गया कि स्टैटिन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके अलावा जो दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल LDL कम करने होती हैं, जो कि यूजुअली बहुत कम होती हैं, 90% यही हैं, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड कम करने की जो दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।